कुकर्मी का साया भी अपने ऊपर न पड़ने दो। यह न समझो कि मैं अपने लिए अपने पहलू का कांटा निकालने के लिए तुमसे ये बातें कर रही हूँ। मैं जैसी तब थी वैसी ही अब हूँ। मेरे लिए जैसे कांता घर रहे वैसे रहे विदेश। मुझे तुम्हारी चिंता है। यह पिशाच तुम्हें कहीं का ना रखेगा। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, कहो कहूँ कहो ना कहूँ। पूर्णा ने मुँह से तो कोई जवाब ना दिया, केवल एक बार ग्लानिमय नेत्रों से देखकर सिर झुका लिया। मित्रा बोली, उससे तुम साफ साफ कह दो कि वह तुमसे विवाह कर ले। पूर्णा ने विस्फारित नेत्रों से देखा। सुमित्रा ने कहा, विवाह में केवल एक बार की जगह घसाई है, फिर कोई कुछ ना कह सकेगा। इस भांति लुक छिपकर मिलना तो आत्मा और परलोक दोनों का ही सर्वनाश कर देना है। उसके प्रेम की परीक्षा भी हो जाएगी। अगर वह विवाह करने पर राजी हो जाए तो समझ लेना कि उसे तुमसे सच्चा प्रेम है, नहीं तो समझ लेना उसने केवल अपनी बुरी इच्छाओं की धुन में तुम्हारी आबरू बिगाड़ने का निश्चय किया है। अगर वह इनकार करे तो उससे फिर न बोलना, न उसकी सूरत देखना। मैं कहो लिख दूं कि वह विवाह करने पर भी कभी राजी न होगा। वह तुम्हें खूब सब्ज बाग दिखाएगा, तरह तरह के बहाने करेगा, मगर खबरदार उसकी बातों में न आना। पक्का जलिया है। रही मैंने तो मन में ठान लिया है कि लाला के मुख में कालिक पोत दूंगी। वला से मेरी आबरू जाए, वला से सर्वनाश हो जाए, मगर इन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक न रखूंगी। पूर्णा ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, मैं ही क्यों न मुंह में कालिक लगाकर कहीं डूब मरूं बहन। मित्रा ने कहा, तुम्हारे डूब मरने से मेरा क्या उपकार होगा। ना वह अपना स्वभाव छोड़ सकते हैं, ना मैं अपना स्वभाव छोड़ सकती हूँ। ना वह पैसे को दांत से पकड़ना छोड़ेंगे और ना मैं पैसों को तुच्छ समझना छोड़ूंगी। उन्हें छिछोरेपन से प्रेम है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का खपत। मुझे इन बातों से घृणा है। अब तक मैंने उन्हें इतना छिछोरा न समझा था। समझती थी वह प्रेम कर सकते हैं, स्वयं उनसे प्रेम करने की कोशिश करती थी, पर रात को जो कुछ देखा उसने उनकी रही सही बात को भी मिटा दिया। और सारी बुराइयां सह सकती हूँ, पर लंपटता को सहन करना मेरी शक्ति के बाहर है। मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ पूर्णा, तुम्हारी ओर से मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारी तरफ से मेरा दिल बिल्कुल साफ है, बल्कि मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। मैंने यदि क्रोध में तुम्हें कोई कठोर बात कह दी हो तो क्षमा करना। जलते हुए हृदय से धुएं के सिवा और क्या निकल सकता है। पूर्णा का सारा शरीर थर थर काँप रहा था, मानो पृथ्वी नीचे धंस जाती थी। उसका मन कभी इतना दुर्बल न हुआ था। वह कोई आपत्ति न कर सकी। उसका जीवन इस समय सुमित्रा की मुट्ठी में था। सुमित्रा की जगह वह होती तो क्या वह इतनी उदार हो सकती थी? बिल्कुल नहीं। वह उसे विष खिला देती, उसके गले पर छुरी चला देती। इस दया ने अभागिनी पूर्णा को इतना प्रभावित किया कि वह रोती हुई उसके पैरों पर गिरकर सिसकियां भरकर बोली, बहन मुझ पर दया करो। सुमित्रा ने उसे उठाकर छाती से लगाते हुए कहा, मैंने तो कह दिया बहन कि मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। बस अब तो ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए कि इस धूर्त से पीछा छूटे, उसे तुम्हारी ओर ताकने का भी साहस ना हो। उसे तुम्हें अब की कुत्ते की भांति दुत्कार दो। सुमित्रा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझती हो? यह धमकी सुनकर मैं भी उसके सामने सिर झुका देती। 1000 बार नहीं, मैं साफ कहती, जरूर प्राण दे दो। कल देते हो तो आज दे दो। तुमसे न बन पड़े तो लाओ, मैं ही तुम्हें मित्रा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझती हो? यह धमकी सुनकर मैं भी उसके सामने सिर झुका देती। 1000 बार नहीं, मैं साफ कहती, जरूर प्राण दे दो। कल देते हो तो आज ही दे दो। तुमसे न बन पड़े तो लाओ, मैं ही मौत के घाट उतार दूं। इन धूर्त लंपटों का यह भी एक लटका है। इसी तरह प्रेम जताकर ये रमणियों पर अपना रंग जमाते हैं। ऐसे बेहया मरा नहीं करते, मरते हैं वे जिनमें सत्य का बल होता है। ऐसे विषय वासना के पुतले मर जाएं तो संसार स्वर्ग हो जाए। ये दुष्ट वेश्याओं के पास नहीं जाते, वहाँ जाते इनकी नानी मरती है। पहले तो वैश्या देवी भरपूर पूजा लिए सीधे मुंह बात नहीं करती। दूसरे, वहाँ शहर के गुंडों का जमघट रहता है। कहीं किसी से मुठभेड़ हो जाए तो लाला की हड्डी पसली चूर कर दें। ये ऐसे ही शिकार की टोह में रहते हैं जहाँ ना पैसे का खर्च हो, ना पिटने का भय, हर लगे न फिटकरी और रंग चाहे चौका। चिकनी चुपड़ी बातें की प्रेम का स्वांग भरा और बस एक निश्चल हृदय के स्वामी बन बैठे। पूर्णा ने कुछ धृष्टता से कहा, मेरी बुद्धि पर जाने क्यों पर्दा पड़ गया।
मित्रा ने धैर्य देते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह कोई नई बात नहीं है बहन। ऐसा पर्दा पड़ना कोई अनोखी बात नहीं। मैं स्वयं नहीं कह सकती कि प्रेम की मीठी बातों में पढ़कर क्या कर बैठती। यह मामला बहुत नाजुक है बहन। धन से आदमी का जी भर जाए तो प्रेम से तृप्ति नहीं होती। ऐसे कान बहुत कम हैं जो प्रेम के शब्द सुनकर फूल न उठें। सहसा कमला प्रसाद हाथ में एक पत्र लिए हुए आया, पर द्वार के अंदर कदम रखते ही सुमित्रा को देखा तो कुछ झिझकते हुए बोला, पूर्णा, प्रेमा ने तुम्हें बुलाया है। मैंने गाड़ी जोतने को कह दिया है, तुम्हें चलना हो तो पहुंचा दूं। पूर्णा ने सुमित्रा की ओर देखा, मानो कुछ पूछ रही हो कि तुम्हारा क्या राय है, पर सुमित्रा की दीवार की ओर ताक रही थी, मानो उसे पूर्णा से कोई सरोकार ही नहीं। पूर्णा ने हिचकते हुए कहा, आप जाएं, मैं किसी वक्त चली जाऊंगी। कमला प्रसाद ने आग्रह करते हुए कहा, नहीं, शायद कोई ज़रूरी काम है, उसने अभी बुलाया है। पूर्णा ने फिर सुमित्रा की ओर देखा, पर सुमित्रा अभी तक दीवार की ओर ताक रही थी। ना हाँ कहते बनता, ना और ना। प्रेमा से वह इधर महीनों से न मिली थी। उससे मिलने के लिए चित्त लालायत हो रहा था। ना जाने क्यों बुलाया है, इतनी जल्दी बुलाया तो अवश्य ही कोई ज़रूरी काम होगा। रास्ते भर की बात है, इनके साथ जाने में हरज ही क्या है। वहाँ 2-4 दिन रहने से जी बहल जाएगा, इन महाशय से पिंड छूट जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, आप क्यों कष्ट करते हैं, मैं अकेली चली जाऊंगी। कमला प्रसाद ने झुंझुला कर उत्तर दिया, अच्छी बात है, जब इच्छा हो तो चली जाना, मैं तो इसी वक्त जा रहा हूँ। दान बाबू से कुछ बातें करनी है। मैंने तुम्हारे आराम के ख्याल से कहा था कि इसी गाड़ी पर तुम्हें भी लेता चलता हूँ। पूर्णा अब कोई आपत्ति न कर सकी, बोली, तो कब जाइएगा। कमला प्रसाद ने द्वार के बाहर कदम रखते हुए कहा, मैं तो तैयार हूँ। पूर्णा भी झटपट तैयार हो गई। कमला प्रसाद चला गया तो उसने सुमित्रा से कहा, इनके साथ जाने में क्या हरज है। सुमित्रा ने आश्वासन देते हुए कहा, साथ जाने में बड़ा हरज है, मगर देखो, मुझे भूल न जाना, जल्दी ही आना। यह वाक्य सुमित्रा ने केवल शिष्टाचार के भाव से कहा। दिल से वह पूर्णा के जाने से प्रसन्न थी। पूर्णा का मन कमला प्रसाद की ओर से फेर देने के बाद अब उसके लिए इससे बढ़कर और कौन सी बात हो सकती थी कि उन दोनों में कुछ दिनों के लिए विच्छेद हो जाए। पूर्णा अब यहाँ आने के लिए उत्सुक न होगी, और प्रेमा खुद उससे जाने को क्यों कहने लगी। उसके यहाँ रहना स्वीकार कर ले तो मुँह मांगे मिल जाए। सुमित्रा को पूर्णा के चले जाने में ही अपना उद्धार दिखाई दिया। जब पूर्णा तांगे पर बैठी और देखा कि घोड़े की रस्सी किसी कोचवान के हाथ में नहीं, कमला प्रसाद के हाथ में है, तो उसका हृदय अज्ञात शंका से ढहल उठा। एक बार जी में आया कि तांगे से उतर पड़े, पर इसके लिए कोई बहाना न सूझा। वह इसी दुविधा में पड़ी थी कि कमला प्रसाद ने घोड़े को चाबुक लगाई। तांगा चल पड़ा। कुछ दूर तक तांगा परिचित मार्ग से चला। वही मंदिर थे, वही दुकानें थीं। पूर्णा की शंका दूर होने लगी, लेकिन एक मोड़ पर तांगे को घूमते देखकर पूर्णा को ऐसा आभास हुआ कि सीधा रास्ता छूटा जा रहा है। उसने कमला प्रसाद से पूछा, इधर से कहाँ चल रहे हो। कमला प्रसाद ने निश्चिंत भाव से कहा, उधर फेर था, इस रास्ते से जल्दी पहुँचेंगे। पूर्णा चुप हो गई। कई मिनट तक गली में चलने के बाद तांगा चौड़ी सड़क पर पहुंचा। उसके बाद उसने रेलवे लाइन पार की। अब आबादी बहुत कम हो गई थी, केवल दूर दूर तक अंग्रेज़ों के बंगले बने हुए थे। पूर्णा ने घबरा कर पूछा, यह तुम मुझे कहाँ लिए चलते हो। ज़रा अपने बगीचे तक चल रहा हूँ, कुछ देर वहाँ बाग की सैर करके तब प्रेमा के घर चल सकेंगे। तुमने बगीचे का तो एक बार भी जिक्र नहीं किया था। नहीं तो मैं कभी नहीं आती। अरे, अगर 10 मिनट के लिए यहीं रुक जाओगी तो ऐसा कौन सा अनर्थ हो जाएगा। तांगा लौटा दो, नहीं तो मैं कूद पड़ूंगी। कूद पड़ोगी तो हाथ पैर टूट जाएंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा। पूर्णा ने सशंक नेत्रों से कमला प्रसाद को देखा। वह उसे निर्जन स्थान में क्यों ले आया है। क्या उसने मन में कुछ और ठानी है। नहीं, वह इतना नीच, इतना अधम नहीं हो सकता। और बगीचे पर 10-5 मिनट रुक जाने में ही क्या ही बिगड़ जाएगा। आखिर वहाँ भी तो नौकर चाकर होंगे। जरा देर में बगीचा आ पहुँचा। कमला प्रसाद ने तांगे से उतरकर फाटक खोला। उसे देखते ही 2 माली दौड़े आए। एक ने घोड़े की रास पकड़ी, दूसरे ने कमला प्रसाद का हैंडबैग उठा लिया। कमला प्रसाद ने पूर्णा को आहिस्ता से तांगे पर से उतारा और उसे भीतर सजे हुए बंगले में ले जाकर बोला, यह जगह तो ऐसी बुरी नहीं कि यहाँ घंटे 2 घंटे ठहरा ना जा सके। पूर्णा ने कौशल से आत्मरक्षा करने की ठानी थी। बोली, प्रेमा मेरी राह देख रही होगी, इसी से जल्दी कर रही थी। कमला प्रसाद ने कहा, अजीब बातें ना बनाओ, मैं सब समझता हूँ। तुम मुझे ऐसा दुरात्मा समझती हो, इसका मुझे गुमान भी ना था। वह देवी जिसके एक इशारे पर मैं अपने प्राणों का विसर्जन करने को तैयार हूँ, मुझे इतना नीच और भ्रष्ट समझती है। यह मेरे लिए डूब मरने की बात है। पूर्णा ने लज्जित होकर कहा, तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें नीच और भ्रष्ट समझती हूँ। वह फिर से कमला प्रसाद की बातों में आ गई।